नमस्कार दोस्तों, आपको एक बार फिर से नए सफर पर लिए चलता हूं सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ के मेरे इस प्यारे से एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि इस एपिसोड में यानी कि अगले एपिसोड में हम सिनकोना सक्सीरुबा के स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं सिनकोना सक्सीरुबा का स्फीयर ऑफ एक्शन कहां कहां इसका जो है ना काम आता है। प्रीडोमिनेंटली सबसे पहले बात करें तो ये ब्लड के ऊपर काम करती है, इसीलिए एनीमिया पर ये एक अच्छा रोल अदा करती है दोस्तों। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर बेहतरीन काम करती है, हार्ट से जितनी भी आर्टरी वेन्स निकलती हैं उन पर बहुत अच्छा काम करती है, पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर काम करती हैं, लीवर, स्प्लिन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर, नर्वस सिस्टम पर, ब्रेन, माइंड के लेवल पर ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडी के तौर पर साबित होती है। आइए हम पैथोजेनेसिस की बात करें। ये डायरेक्ट ब्रेन पर असर करती है। अगर किसी हेल्दी पर्सन को ये दे दी जाए तो डिप्रेशन की कंडीशन और थकावट पैदा करती है। ये एंजाइम के सेक्रेशन को रोक देती है यदि किसी हेल्दी पर्सन को दे दी जाए। तो ईएच प्लांट में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स की जो कमी पाई जाती है तो उनसे ये जो रेमेडी बनाई जाती है। जब भी ऑर्गन से रिलेटेड किसी के केमिकल प्रोसेस से हमें डिस्टरबेंस होता है, एंजाइम्स की कमी होती है हमारे शरीर में, तो इन्हीं प्लांट से हम पूरा करते हैं। टिश्यू मेटाबॉलिज्म यदि हमारा प्रभावित होता है तो नेचुरल सी बात है ये जो सिनकोना सक्सीरुबा है दोस्तों, ये ब्लड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को प्रभावित करती है। ये क्रूड एसेंस, इसका यदि क्रूड एसेंस यदि हम किसी एक स्वस्थ व्यक्ति को देते हैं, है ना, जो इस तरह के जो कैरेक्टर, जो स्वस्थ व्यक्ति में इस तरह के कैरेक्टर वो डेवलप करती है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो जब आप इसे अस्वस्थ व्यक्ति को, डिजीज पर्सन को जब आप देते हैं तो ये किस सिद्धांत पर आधारित होती है? कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस एंड क्योरेंटो के सिद्धांत पर आधारित होती है। और इसमें जब आप मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए ईएच के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही सुपर फास्ट होते हैं, वो होम्योपैथ से भी फास्ट होते हैं और बहुत सारे केसेस में एलोपैथ से भी फास्ट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि एक ईएच प्रैक्टिशनर कितने समझदारी से, सूझबूझ से इन मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। चूंकि होम्योपैथ में सिंगल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और यहां हम S10 की बात करें तो जैसा कि हम बात करें तो S10 अकेले इस पौधे में बहुत सारे प्लांट्स का यूज होता है और निसंदेह WE के बाद इसी मेडिसिन में, हमारी इसी मेडिसिन में बहुत ज्यादा प्लांट्स का यूज किया गया है। तो ये एक मिक्स्ड रेमेडी है, इसलिए हमारी जो सिंगल मेडिसिन है वो भी होम्योपैथ की किसी भी मेडिसिन से बहुत बेहतर रिजल्ट्स दे पाती है। होम्योपैथ से हमें 10 गुना आगे ये जो पैथी है बढ़ाती है। तो सबसे पहला साइन हमारा हिमोरेज का होता है। अगर ब्लड की क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर आ जाता है तो इसमें लीवर और स्प्लिन भी इन्वॉल्व हो गया है और जितने भी इससे रिलेटेड ऑर्गन्स है सब प्रभावित हो जाते हैं। तो जितना भी वेजिटेटिव सिस्टम, जितने भी ऑर्गन्स एक्टिव रूप से काम करते हैं वो सब प्रभावित हो जाएंगे। वहां पर कंजेशन, वहां पर हाइपरमिया डेवलप हो जाएगा। ऐसे पेशेंट में जॉन्डिस की कंडीशन बार बार डेवलप हो जाएगी। वहां बॉडी का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो फीवर को प्रोड्यूस करेगा, इन्फ्लामेटरी कंडीशन को प्रोड्यूस करेगा। आप भी जानते हैं कि जब भी हमारे शरीर में कोई कंडीशन आती है या तो उसका टेम्परेचर को ऊपर नीचे करके हमें इंडिकेशंस देते हैं, सिम्टम्स देते हैं, इन्फ्लेमेशंस की कंडीशन आती है तो ये हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हमारे उस ऑर्गन को बचाने के लिए इन्फ्लेमेशन की कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं। स्पेशली इंटरमिटेंट टाइप से जब फीवर आता है तो S10 बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों। इसलिए अगर पीढ़ी दर पीढ़ी मलेरिया के केस को देखोगे तो वहां पर S10 C10 का रोल बेहतर नजर आता है हमें। अगर हम इन सारे पैथोजेनेसिस कैरेक्टर को समझ गए, क्लिनिकली हमने अपनी टेबल प्रैक्टिस में इसे अडॉप्ट कर लिया, तो जब आप इसके पेशेंट्स को जब पहचानने की बात करोगे तो आइए डिस्कस करते हैं कि इस तरह का पेशेंट हमारे टेबल प्रैक्टिस में यदि हमारे सामने आता है तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। ये बिल्कुल रोबस्ट होगा, उसकी आवाज में बिल्कुल खनक होगी, हेल्दी और स्टाउट कैरेक्टर का होगा
बहुत ही ज्यादा स्वार्थी होगा, उसको जहां पर फायदा होगा वहीं पर काम करेगा, जिससे मतलब होगा, यानी कि हमेशा मतलब की बात करेगा। जब आपसे उस व्यक्ति का काम निकल गया तो आपको ठोकर मारकर चल देगा, लेकिन वो अंदर से बड़ा वीक होगा, डेबिलिटेटेड होगा। उसकी बॉडी में जो वाइटल फ्लूइड के लॉस की वजह से उसके शरीर में थकावट की कंडीशन पैदा रहेगी, डिजीज उसमें बार बार डेवलप होंगी, हेमोरेज नंबर 1 पर मिलेगी, यानी कि उसके इंटरनली या एक्सटर्नली उसको हेमोरेज की कंडीशन मिलेगी। और बॉडी के किसी भी पार्ट में हेमोरेज हो गया है, डायरिया की कंडीशन हो गई है, लैक्टेशन सपोरेटिव की कंडीशन हो गई है, और ज्यादातर इसका जो असर है, लैक्टेशन की बात करें तो दूध के ऊपर जो असर आता है, ज्यादातर जो असर है वो महिलाओं में है इसका। और नर्वस टेम्परामेंट के लेवल पर उसे बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, ये हेमोरेजिक डायथाइसिस की कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलता है। ये पेशेंट ज्यादा ठंड नहीं सहन कर पाता है, इसलिए ये चिली पेशेंट होता है। माइंड के लेवल पर अगर हम बात करें तो एपैथी की कंडीशन, यानी कि वो बिल्कुल दूसरों से अलग रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा, कम बोलने वाला, चेहरे पर बिल्कुल भी आपको हंसी नहीं दिखेगी, हताश कैरेक्टर का होगा, उसको कोई मतलब नहीं है, हाँ ठीक है जिंदा है, जब तक रहेंगे निपट जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे हैं, जिंदा है। अंदर से वो खोखले होते हैं, उनके अंदर साहस की कमी होती है, डर उनके दिमाग में, जहन में रहता है, विभिन्न प्रकार के उनके आइडियाज आते हैं कि मैं ये करूं वो करूं, और जब वो बिस्तर पर जाएगा तो बिल्कुल भी सो नहीं पाएगा। उसकी जो मेंटल की कंडीशन है वो एक्टिव रहती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। यही करेक्टर, इसी की वजह से उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब रहती है, और रात को सपनों के बारे में सोचता रहेगा। और सुबह यदि आप उससे पूछोगे कि अरे भाई रात को क्या आया, वो कहेगा, उसे नींद भी आती है लेकिन वो कहेगा कि यार मुझे नींद नहीं आई, और उसे याद नहीं है कि उसे किस तरह के सपने आए, और उसे 2-3 घंटे की नींद आएगी फिर उठ जाएगा। ये उसकी नर्वस इरिटेबिलिटी को शो करता है कि नर्वस लेवल पर वो किस तरह से उसको डिस्टरबेंस है। ऐसे पेशेंट नाइट में जागते रहते हैं, और आपको पता है कि बॉडी की जितनी भी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं दोस्तों, जब हम रात को रेस्ट करते हैं तो हमारा शरीर एंटीबॉडीज डेवलप करता है। किडनी से जो इरेथ्रोपोइटिन का जो सेक्रेशन होता है वो नाइट में ही होता है। थ्रोम्बोपोइटिन भी रात को बनता है, और जो ब्लड बनाने का फंक्शन होता है बॉडी में, मेंटली और फिजिकली वर्क होता है। ऐसा जो पेशेंट होता है जो मेंटली और फिजिकली वर्क होता है उसको डिसलाइक करता है। आप खुद ही देखिए, अगर रात को अगर किसी व्यक्ति को नींद ना आएगी, उसका पूरा मेटाबॉलिक जो है डिसऑर्डर हो जाएगा, तो नर्वस डिस्टरबेंस आना स्वाभाविक सी बात है। अल्जाइमर्स डिजीज आजकल इसी वजह से हो रही है। मेमोरी लॉस की कंडीशन होती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसा पेशेंट बोलेगा कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता, मैं तो थक जाऊंगा भाई, मैं नहीं करता एक्सरसाइज। वो नाइट में अगर बोलोगे कि यार ये काम कराओ, तो उसे जो है ना, जैसे कुत्ते जैसे एनिमल से भी डर लगेगा, डरेगा वो। सिंकोना सक्सीरुबा का कैरेक्टर है वो, छोटी छोटी बात में भी झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, अचानक रोने लग जाते हैं, है ना, इरिटेट हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि जैसे मैंने कोई काम गलत कर दिया। ऐसे पेशेंट जो है चाय का सेवन ज्यादा करते हैं, और यही चाय के जो दुष्परिणाम हटाने के लिए S10WA का प्रोटोकॉल बेस्ट रहता है। जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं उनके लिए S10WA सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है। जब आप एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी के लेवल पर आते हैं तो S200 और BE को, S10L1WE को D6 के लेवल पर सपोर्ट करते हो, तो आप किसी भी प्रकार की हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की कंडीशन को ठीक कर देते हैं। इसको आप टेक्निकली ठीक कर सकते हो दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बार जब ये प्रोटोकॉल्स आप दोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ वास्तव में इसके बेहतर रिजल्ट्स हैं। ऐसी स्थिति में पेशेंट को यदि अगर फीवर डेवलप होता है तो पहला कैरेक्टर हेडेक होता है। आपको हल्का हल्का हेडेक, लो फीवर आना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे आपको अप कैटेगरी में होने लग जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है वो। उसे ऐसा फील होगा कि स्कल उसका बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, हिमोरेज होगा, जैसे नोज के रीजन पर एपिटेक्सिस हो सकता है, लेडीज में मेंसेस की ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, या कहीं पर उसे चोट लग गई हो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई है, तो उस वजह से ये कंडीशन आ जाती है।
तो ऐसी स्थिति में अगर वो सेक्सुअल एक्ट भी, ऐसा पेशेंट यदि सेक्सुअल एक्ट भी ज्यादा करेगा और मेंसेस से उसका जो वाइटल फ्लूइड है वो ज्यादा लॉस होगा, तो ऐसे स्थिति में उसको जो कंडीशन होगी, रेस्टलेसनेस की कंडीशन होगी, रात में नींद नहीं आएगी। ऐसी कंडीशन में वो सप्रेस्ड कोराइजा के परिणाम स्वरूप आजकल जो है क्या होता है, जब उस सप्रेस्ड कोराइजा की कंडीशन आ जाएगी, सप्रेस्ड कोराइजा की कंडीशन में डॉक्टर लोग आजकल ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, और जब सप्रेस्ड कोराइजा में यदि ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो एस्थमेटिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। एलर्जी कोराइजा को बार बार एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक मेडिसिन देकर उनको वहीं पर सुखा दिया जाता है। इस वजह से ही दोस्तों अस्थमा डेवलप होता है, और यही सिनकोना सक्सिरुबा बहुत बेहतर काम करेगी फ्रेंड्स आपके लिए। और उसे पूरे, यदि उसको हेडेक हो रहा है, पूरे ऑसिपिटल रीजन पर उसको जो है हेडेक हो रहा है, सेंसेशन होता है स्कल के अगेंस्ट, ऐसा लगता है कि स्कल के अगेंस्ट उसे कोई बाहर धकेल रहा है उसके स्कल को, और स्ट्राइकिंग सीवियर पेन होता है स्कल के लेवल पर, हेड में डलनेस होता है, उसको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, एकदम डेलिरियम की कंडीशन आ जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे वो एकदम नशे में चल रहा हो। और ऐसा पेशेंट बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, बस मुझे सोने दो, बस मुझे डिस्टर्ब ना करो। हेड और कैरोटिड रीजन में, आर्टरी में थ्रॉबिंग यानी कि उसकी धड़कन बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में जनरली हेड उसका पीछे की तरफ झुक जाता है। तो ऐसे पेशेंट को यदि उसका सिर आगे की तरफ झुका होता है तो दोस्तों उसको ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन यदि वो अपना सिर पीछे की तरफ करता है तो उसे रिलीफ मिलता है। आगे की तरफ यदि वो सिर को रखेगा तो उसे चक्कर आना शुरू हो जाएगा। हेड को बैक साइड पर वो जो रखता है तो उसे अच्छा महसूस होता है। आप डायग्नोज कर सकते हो कि ऐसा पेशेंट यदि ओपन एयर में जाएगा तो उसका हेडेक बढ़ जाएगा, और जैसे ही वार्म रूम में जाता है तो हेडेक थोड़ी देर में ही बंद हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को टच करने पर, मेंटल एक्सर्शन करवाने पर उसका ये कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति सिर पर, कई बार ऐसे आपने देखा होगा ना, बहुत तेजी से रुमाल बांध कर रखते हैं, प्रेशर इफेक्ट देते हैं ऐसी जगह पर, तो प्रेशर इफेक्ट देने से उन्हें बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होता है, लेकिन जैसे ही वो ओपन एयर में जाएंगे तो हेडेक फिर से शुरू हो जाता है। यदि माइग्रेन पर वर्क करना है तो दूसरी मेडिसिन के साथ, जो सपोर्टिव मेडिसिन है, एस्टेन को लेना मत भूलिएगा, आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन के कारण जो रेफर्ड पेन हो रहा है, बिल्कुल रेफर्ड जो पेन हो रहा है उस पर भी अच्छा काम करता है, मैजिकल रिजल्ट्स देती है ये मेडिसिन एस्टेन। सिनकोना सक्सिरुबा होने की वजह से इसमें हेड पर प्रेशर देने से, ऐसे रीजन पर जब ऐसा पेशेंट जब हेड पर प्रेशर देता है यानी कि रुमाल से बांध लेता है जैसे अभी मैंने बताया, तो उसको रिलीफ मिलता है। नाइट में उसे नोजिया की कंडीशन भी हो जाती है कभी, और ऐसे लोग जो तला गला अगर खाने के लिए देते हैं हम, तो उसको तुरंत नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन डेवलप हो जाती है, बिटर फीलिंग की कंडीशन आती है, उसका जो टेस्ट है एकदम बिटर होता है, और वॉमिटिंग के बाद हल्का महसूस करेगा। जनरल हेडेक को वो स्पाज्मोडिक हेडेक हम कहेंगे, जनरल हेडेक, स्पाज्मोडिक हेडेक जो कि वर्टेक्स रीजन में होता है, उसे डिजीनेस की फीलिंग होती है, जो कि सिनकोना सक्सिरुबा में अलग कैरेक्टर लेकर आता है। यदि किसी को जनरल हेडेक होता है तो बेलोडोना बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों, लेकिन सेकेंडली एकोनाइट बेस्ट मेडिसिन है। लेकिन किसी भी प्रकार के कारण उसे फीवर आता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है, फीवर की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सिनकोना सक्सिरुबा से बेहतर मेडिसिन हो ही नहीं सकती है। आइए दोस्तों, इसके तीसरे एपिसोड में हम आपको लिए चलते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स के लेवल पर सिनकोना सक्सिरुबा का क्या इंपैक्ट आता है। तो तब तक के लिए नमस्कार।